हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू आफ्टर स्कूल आईएएस। देखिए, आज हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वैदिक कल्चर की। अब बड़ा शॉकिंग ये है कि एक सिविलाइजेशन से हम पर्टिकुलर कल्चर पढ़ने लगे। मतलब हम क्या पढ़ने लगे? गुरु एंड शिष्य की परंपरा जो पहली बार हमारे देश में आई वो यहीं से आई, वैदिक कल्चर से। वैदिक कल्चर में आप देख रहे हैं गुरुदेव बैठे हैं, ये लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, इनके हाथ में कहीं पे भी कॉपी पेन नहीं है। तो पहली चीज आपको इस इमेज से क्या दिख रही है कि यहाँ पर एजुकेशन जो थी वो श्रुति थी, मतलब सुनी जाती थी, लेखनीय नहीं थी। तो इसको कंठस्थ कराया जाता था सीधे। अब सोचिए कितने शार्प माइंडेड होते होंगे हमारे वैदिक पीपल, जो गुरु के समीप बैठ जाते थे और उनके प्रवचन को सुन के याद कर लेते थे। तो इसमें ध्यान बहुत अच्छा होता था, तो इनकी ध्यान मुद्राएं बहुत अच्छी थी, इनकी साधना थी। एजुकेशन को उस टाइम पे साधना बोलते थे। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना घर छोड़ के एक जगह रह रहे हैं, कम खा रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, इसको साधना बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये कई लोग नहीं कर पाते, तो वही है। अब देखिए, वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही आपकी क्या आती है? वैदिक सभ्यता। अब अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये क्या थी? ये सभ्यता थी, शब्द अगर कायदे से देखा जाए, और ये संस्कृति थी। तो याद करिए, हम कभी भी वैदिक संस्कृति बोलते हैं, सभ्यता नहीं बोलते। तो ये संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है। सभ्यता जो होती है बेटा, कई संस्कृतियों का मिश्रण होती है। जैसे कई सारे नृत्य जोड़ दो, कई सारी त्योहार जोड़ दो, कई सारे विचार जोड़ दो, इवन कई सारे धर्म जोड़ दो, तो सभ्यता बन जाती है। और संस्कृति एक धर्म, एक रीति रिवाज, इन सबसे रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की आईवीसी की बात करें, तो जरूरी नहीं है वहां हर बंदा मातृ देवी को पूजता हो, जरूरी नहीं हर बंदा शहर में रहता हो, कुछ गांव में भी रहते होंगे, कुछ के फंक्शन अलग होंगे। जैसे आज यूपी का फंक्शन अलग है, बिहार का फंक्शन अलग है, झारखंड के फंक्शंस अलग हैं, पर ये सारे क्या हैं? भारतीय सभ्यता के अंग हैं। पर अगर कहे यूपी की संस्कृति क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है, तो वो ये हो गई। तो वैदिक संस्कृति एक कहते हैं स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट है रादर दो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए बहुत बड़ी मानी गई है, ये छोटी मानी गई है क्योंकि इसमें कोई लार्जर कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ा हुआ है। अब वैदिक एज के लोग कुछ ऐसे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, वैदिक कल्चर में आईवीसी से अपोजिट क्या है? यहाँ पर पशुपालन स्टार्ट हो गया। गाय की महत्ता है, परंतु घोड़े की भी महत्ता हो गई। वहां पे बैल की महत्ता थी और यहाँ पर गाय की महत्ता हो गई। तो गाय और बकरियां पालना और ये सब पालना हमने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? कृषि प्लस पशुपालन, ये दोनों चल जाएगा। और घोड़े अभी तक जो नहीं मिल रहे थे वो मिलने लगे। मतलब क्या है कि भारत में अच्छी किस्म के घोड़े नहीं पाए जाते, तो सेंट्रल एशिया से ही कोई ना कोई व्यक्ति घोड़ों को लेकर हमारे देश में आया। ये तो एक ट्रेस हमें मिल रहा है कि भाई हमारे देश में जो आया वो घोड़ों को लेकर बाहर से आया। हमारी कंट्री में ऑलरेडी हॉर्सेस थे ही नहीं अच्छी क्वालिटी के। और कहा जाता है कि आर्यों के जीतने का कारण था हॉर्स। इवन अगर आप बैटल देखें किसी भी देवी देवता की, तो वो किस पे है? घोड़े पर। मैक्सिमम घोड़े हाथी ही चलते हैं। तो घोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बन जाता है हमारी सभ्यता का। तो कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया या यूरोप से, या तो इस जगह से, या इस जगह से, या इस जगह से हमारी कंट्री में आए और यहाँ पर आकर बस गए। तो ये सेंट्रल एशिया यूरोप से आए थे। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। जब आप वैदिक कल्चर पढ़ते हैं तो वैदिक कल्चर को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे मंडल, मंडल को इंग्लिश में चैप्टर बोलेंगे, ठीक बेटा? मंडल या चैप्टर्स। अब ये चैप्टर्स क्या है? 1 से लेकर 10 तक बटे हुए। तो जिसमें 1, 9 और 10 जो है इसको बोलते हैं नवीन मंडल, मतलब न्यू चैप्टर। और 2 से 7 तक को बोलते हैं प्राचीन मंडल। तो आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाता है नवीन मंडल कौन से, प्राचीन मंडल कौन से हैं। तो आपको याद रखना है 1, 8, 9, 10 नवीन मंडल हैं और 2 से 7 प्राचीन मंडल हैं। इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा। अब मंडल पहला कई ऋषियों ने लिखा, दूसरा
गृह संबंध ने, तीसरा विश्वामित्र ने, फिर वामदेव ने, फिर ऐत्रेय ने, फिर भरद्वाज ने, फिर वशिष्ठ ने, फिर कानवंगीरा ने, फिर सेमदत्ता सोमरस के लिए है, और उसके बाद कई सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा। तो अब ये एक पूरा ट्रेंड बन जाता है इसके लिए कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैजिकल चीज आप देखिए, एक देखिए विश्वामित्र का मंडल और एक देखिए वशिष्ठ का मंडल, सातवां और तीसरा। ठीक, सातवां है वशिष्ठ जी का, गुरु वशिष्ठ, और तीसरा है गुरु विश्वामित्र का। गुरु वशिष्ठ राम तक के टाइम पे सुनाई देते हैं, विश्वामित्र भी सुनाई देते हैं, ये दोनों जाते भी हैं। अब यहाँ पर मजेदार बात है, गुरु वशिष्ठ का सातवां मंडल है और इनका तीसरा मंडल है, तो ये जो इनके साथ अच्छा होगा ये लिखेंगे यहाँ पर, और जो इनके साथ अच्छा होगा वो लिखेंगे अपनी जगह, ये अपनी जगह। तो एक हुआ था 10 राज युद्ध, उसमें ये हार गए थे, तो इसका विवरण इन्होंने दिया, अभी हम डिटेल में बताएंगे। तो अगर कभी पूछा जाए 10 राज युद्ध किस मंडल में, तो सातवें मंडल में। और इन्होंने एक मंत्र लिखा जिसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। जो नॉन हिंदू है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है जो गायत्री मंत्र बोला जाता है, ये हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, और ये इसके तीसरे मंडल में लिखता है, इसको लिखा था विश्वामित्र ने। ठीक, तीसरे मंडल पर ऐसे लिखा विश्वामित्र ने, और ये सावित्री देवी मतलब मॉर्निंग गॉडेस को समर्पित है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, आर्य का मतलब होता है हाई बर्थ में पैदा हुआ, वेद का मतलब होता है मंत्र श्लोक, और इसका मतलब होता है अंतर्ज्ञान। इनकी लोकेशन होमलैंड हमें पता नहीं है, बट अभी भी हम मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए होंगे, और कुछ ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पंजाब और वेस्टर्न यूपी में बस गए होंगे। ये सबसे पहले सप्त सैंधव रीजन में बसे। तो ये 7 रिवर, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी वितास्ता, अस्कनी, विपाशा, पुरुषनी, सुत्रदी और सरस्वती को देख के चलना है। सरस्वती को क्या बोलते हैं, नदी तारा। यमुना, सरस्वती और गंगा बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओशियन को समुद्र बोला गया है, बट ये समुद्र वाला समुद्र नहीं है, बहुत नॉर्मल जहाँ पे बड़ा कलेक्शन होगा, जैसे बहुत बड़ा तालाब देख लिया डल लेक, उसे उन्होंने समुद्र बोल दिया। स्नो, हिमवत एरिया, स्नो का डेजर्ट लैंड को धवा बोला गया है। सब सैंधव रीजन में रहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, लिटरेचर से, जिसमें 4 वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वैदिक लिटरेचर है, डिवाइन सोर्स है, नित्या मतलब इसको किसी ने सुना ब्रह्मा से और इसको आगे बढ़ा दिया, और कुछ इसमें हुआ नहीं। इसके 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं, तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। राइट, अब देखिए, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है साम, तीसरा है यजुर, और चौथा है अथर्व। ऋग्वेद का एक उपवेद होगा, इन सबके एक उपवेद। ऋग का मतलब होता है ऋषि, और अगर बेटा ऋषि को प्राचीन काल में देखे तो इनके पास क्या था, डॉक्टर वाली पावर, हीलिंग पावर। तो यहाँ पर दूसरा जो वेद आ जाएगा उपवेद, वो आ जाएगा आयुर्वेद। बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो, यहाँ पर आयुर्वेद, और आयुर्वेद लिखेगा कौन, वो पहला व्यक्ति जो हमारी धरती पे आया होगा, वो होगा प्रजापति। अब दूसरा है साम, साम मतलब सिंगिंग। तो सिंगिंग कौन करता है हमारे यहाँ, गंधर्व। गंधर्व देवी देवता सिंगिंग करते हैं, तो यहाँ पर वेद हो जाएगा कौन सा, गंधर्व वेद। और बेटा गंधर्व वेद जो लिखा होगा वो पहले हमारे सिंगर और डांसर ने लिखा होगा, तो हमारे देश के पहले सिंगर और डांसर जो है वो नारद मुनि। तो यहाँ पर आ जाएंगे नारद। इसके बाद आता है यजुर, यजुर मतलब यज्ञ, यज्ञ मतलब धनुष। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनुर, है ना। तो यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोई धनुष चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा धनुर्वेद। तो जब धनुर्वेद आएगा बेटा, तो ये धनुर्वेद लिखा होगा उसने जो क्षत्रिय होगा, मतलब विश्वामित्र। इसके बाद अर्थ, अर्थ मतलब मनी, मनी मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब शिल्पकार। शिल्पकारों का गॉड कौन होता है, विश्वामित्र। तो यहाँ पर आ जाएगा शिल्पवेद। पैसा तो वही कमाएंगे ना जो कार्य करना जानते हैं, शिल्पवेद। और यहाँ पर आ जाएंगे कौन, विश्वकर्मा। मेरे हिसाब से ये आपको याद हो जाएगा यहीं से, अगर आप स्टोरी टाइमलाइन याद रखेंगे तो आपको वेद उपवेद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये ऋग्वेद है, इसका उपवेद, ये यजुर्वेद है, इसका उपवेद, ये सामवेद है, इसका उपवेद, और ये अथर्ववेद है, इसका उपवेद। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यहीं से याद कर लीजिएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, टोटल श्लोक कितने हैं,
1017 टोटल सूक्त थे और इसमें 11 बालखिल्य सूक्त जुड़ते हैं। कौन से? बालखिल्य सूक्तास। इसमें 11 बालखिल्य सूक्त जोड़ दो तो ये टोटल हो जाता है 1028। ये टोटल नंबर है। तो अगर बालखिल्य सूक्त पूछेंगे 11 अलग से, वैसे पूछेंगे 1017 या 1028 में से एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। सबसे पुराना टेक्स्ट ऋग्वेद है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट बुक है। उसके बाद सामवेद सिंगिंग की सबसे पुरानी बुक है। यजुर्वेद जो है ये बताती है कि हाइम्स के साथ किस तरीके के रीति रिवाज करने चाहिए। अथर्ववेद जादू टोना की बात करती है। अब वेदों के बाद ब्राह्मण्स लिखे गए हैं। ब्राह्मण्स क्या है? ये हर एक वेद के साथ लगाए गए हैं ताकि रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले हों और लोगों को इन रिचुअल्स का मतलब समझा दें। अरण्यक्स जो है वो ब्राह्मण की कमेंट्री है। ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो ये जंगलों में सिखाया जाता है क्योंकि सीक्रेट माने जाते हैं। उपनिषद वो अरण्यक्स पे कमेंट्रीज हैं कि अरण्यक्स क्यों बने, इनकी क्या आइडियोलॉजीज है। इनको जैसे वृहदारण्यक वगैरह को जब ये पढ़ाते हैं तो उपनिषद उसकी कमेंट्री है और ये फिलोसफिकल है, ये दार्शनिक है। अगर आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप उपनिषद पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब ऋग्वेद बोला जाता है 1500 से 1000 बीसी के बीच में कंपाइल किया होगा। इसका पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड ही कहा जाता है इसीलिए। बाकी जो है तीनों बाद के फेज में कंपाइल किए गए तो वो बिल्कुल अलग चीज हो जाते हैं। अब अर्ली वेद की बात करेंगे। लिंग्विस्टिक कैटेगरी है, एक रेशियल वन नहीं है। उसके बाद डिस्टिंग्विश किससे किया जा रहा है? भाषा से किया जा रहा है लोगों को। ये रशिया या सेंट्रल एशिया से आए थे। अब यहाँ पर जब आईवीसी पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे मात्र सत्तात्मक है। ये मात्र सत्तात्मक की जगह कैसा हो गया? पितृ सत्तात्मक हो गया। मतलब अब पिता की ज्यादा वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो घोड़े प्ले कर रहे हैं। ये सबसे पहले सेंट्रल एशिया और ईरान में दिखे। इनके मंडल हैं, आपको बता दिए, 2 से 7 पुराना है, 1 8 9 नया है ना। ये अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं ऋग्वेद से, है ना। शूद्रा जो है उनका प्रेजेंस एंड ऑफ द अर्ली वैदिक एज में आएगा, मतलब लेटर वैदिक एज में आएगा। आर्य शब्द 36 बार आया है। टोटल श्लोक कितने हैं? 1028, जिसमें 11 बालखिल्य हैं। 11 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 1017। इसके बाद ऋग्वेद की अर्लीस्ट लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अदर गॉडेस की वर्शिप की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है जिसको लिखा है विश्वामित्र ने, सावित्री देवी को है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है जिसमें कास्टिज्म की बात की जाती है, जातिवाद की बात की गई है। इसके बाद अवेस्ता एक ईरानियन लैंग्वेज का वेद है, उससे इनकी बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। तो ईरान का अवेस्ता और भारत का ऋग्वेद ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इंडो यूरोपियन का 2200 बीसी का हमें इराक से मिलता है। इसके बाद लिटिल अर्लियर 1500 बीसी में आर्य भारत में अपीयर होते हैं। आर्य जो थे प्रारंभ में ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में रहते थे। सप्त सैंधव रीजन है जहां ये रहते हैं। अफगानिस्तान की कुछ रिवर कुभा को भी इसमें जोड़ के देखा गया है। सिंध जो है वो सबसे ज्यादा यूज की गई रिवर है। सरस्वती को नदी रत्ना या नदी तारा बोला गया है। सरस्वती आज गंगा घाघर हाखरा नदी से पहचानी जा सकती है। तो ये चीजें सही हैं। और अब देखिए नदियों की हमने बात कर ली, मंडलों की हमने बात कर ली। अब एक चीज और समझिएगा कि ये लोग जब आए ना धरती पे बेटा, तो इन लोगों ने पुरुष सूक्त जब बनाया तो उससे पहले इन्होंने ये कह दिया कि जो ब्राह्मण हैं इनको ब्रह्म देवता ने मंत्र फूका हुआ है और उससे इनको सारे वेद याद हो गए। तो ब्राह्मण सारे रिचुअल्स और सब बनाते थे और इन्हीं को हम लोग फॉलो करते थे। तो इनकी आइडियोलॉजी यहाँ से चलती है। फिर मंडल्स किसने क्या लिखे वो आपको फिर से मैंने दे दिया है। और नदियों का पुराना और नया नाम दे दिया बच्चों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज, तो इसको आपको याद रखना है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अभी से आप लोग रटना स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या है, अब यहाँ पर दास और दस्युस से लड़ाई होती है। मतलब एक आर्य है एक अनार्य है। जो अनार्य है उसको अनास बोला जाता था। अनास मतलब चपटी नाक वाला, जिसकी नाक नहीं है, वहीं से अनार्य शब्द बना। अब यहाँ पर क्या होता है, ऋग्वेद में मीन्स है डिफीट ऑफ संभारा कॉल्ड देवदास भरत क्लेन। ठीक है, देवदास ने भरत क्लेन के इन्होंने सबको हराया था। प्रोबेबली दस्युस वर ओरिजिनल इनहेबिटेड। जो दास थे जिन्हें अनार्य बोला गया वो पहले यहीं पे रहते थे। अब इनकी आर्यों की विक्ट्री का सबसे बड़ा कारण था घोड़े जलाना, रथ खींचना। अब इनको आर्य 5 ट्राइब में बटे, इन्हें पंचजना बोला गया। ठीक है, ये आपस में भी लड़ते थे, किसके लिए? गाय के लिए। ठीक, और फेमस बैटल जो है वो 10 राज युद्ध है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसकी डिटेल अभी हम आपको आगे देते हैं। अब देखिए बैटल ऑफ 10 किंग जो थी वो कहाँ पे? परुष्णी रिवर के किनारे लड़ी गई। सुदास के साथ थे कौन? वशिष्ठ।
और बाकी ये जो थे इनके साथ थे विश्वामित्र, ये देखिए। तो अब इसमें कौन जीता? वशिष्ठ जीत गए, 10 लोगों की अलायंस को इन्होंने हरा दिया, तो एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अब देखिए प्रारंभ में जब आप देखेंगे वैदिक एज, तो वैदिक एज क्या है बेटा? एक कबीलियाई समुदाय है। कौन सा? कबीलियाई समुदाय। तो यहाँ क्या होता था, ये कबीला है, इसमें हमने राजा स्वेच्छा से बना दिया, भाई आगे बढ़ाऊंगा ये भी। अब यहाँ पर भी गाय चल रही है, यहाँ पर भी गाय चल रही है, और जब गाय खो जाती थी तो इनके लिए युद्ध होता था, जिसे बोलते थे गविष्टि। जैसे मान लीजिए इनकी 10 गाय थी, इनकी 10 गाय थी, आगे एक नील गाय यहाँ से आ गई, यहाँ पेड़ पे बैठे व्यक्ति ने देखा, और यहाँ पेड़ पे बैठे व्यक्ति ने देखा कि ये गाय ये ले गए, तो इसने कहा भाई हमारी ये गाय कम है, अभी गिनेंगे नहीं, ये लड़ने चले जाएंगे लाठी लेके। तो शुरुआत से आ रहे आपस में लड़ते रहे, किसके लिए? गाय के लिए। तो यहाँ पर वेल्थ का साधन गाय था, जमीन तो फ्री थी, हर जगह जमीन भरी पड़ी थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आपको बता दिया गया। बाकी इस लेक्चर में आगे की चीजें इसके पार्ट 2 में आएंगी। पार्ट 1 यहीं तक है, इसके लिए आप यहाँ तक देखें। कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगले लेक्चर की प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए एंजॉय करें लेक्चर, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से एग्जाम निकालते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।